चलो दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा कल की क्लास में राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि कैसे एमएलए की वोट वैल्यू निकली और कैसे टोटल एमपी की वोट वैल्यू निकली। तो याद रखना, जीतने वाले के लिए 50% +1 होना अनिवार्य है। मतलब जीतना अगर आपको है तो आपको 50% वोट +1 वोट मिली हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति चुनाव हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो होगा एकल संक्रमणीय पद्धति पर। एकल संक्रमणीय पद्धति, परफॉर्मेंस बेस पर वोट डाल सकते हैं आप। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्या है मतलब? जैसे 1 B C D 4 कैंडिडेट खड़े, तो आपका मन है वोट डालने का कि इनमें सबसे अच्छा ये है, इसके सामने 1 लिख दो। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन इससे कम अच्छा है, इसके सामने 2 लिख दो। इसे 3 दे दो और ये बिल्कुल बेकार है, 4 दे दो। आपका मन कर रहा बस मुझे तो एक को ही वोट देना, तो बस उसी के सामने 1 लिखा हो, आप बाकी को छोड़ाओ। तो सर फिर गिनती कैसे होती है एकल संक्रमणीय पद्धति में? बस दोस्तों, 1-1-1 की गिनती होती है। अगर 1-1 की गिनती में 50% +1 हो जाए, जैसे मान लिया 10 लाख वोट पड़े टोटल, कुल वैध मत उनमें से 8 लाख रह गए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 4 लाख +1 की जरूरत है। तो मैं क्या करेंगे दोस्तों, गिनती में 1-1-1 वाले गिन लेंगे। अगर 1-1 वाले किसी कैंडिडेट के 4 लाख +1 हो गए तो वही राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर 1-1 वाला पूरा नहीं हो रहा फिर 2-2 वाला। तो इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। परफॉर्मेंस बेस पर वोट डलती है। सेम ऐसे ही वोट डलती है एमएलसी के लिए। समझ में आया? तो हम आज राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखना, ये हमेशा बैलेट पेपर पर होता है, ये मशीन में हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये वाली व्यवस्था जो है ये मशीन में होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा कहीं पे होगा ये चुनाव? बैलेट पेपर पे होगा। तो एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझिए, बहुत जरूरी। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि बैंक के द्वारा जमा करनी होती है निर्वाचन आयोग के पास। तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है वो हर एक कैंडिडेट से जो चुनाव लड़ रहे हैं जमानत राशि लेता है। चाहे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो, चाहे अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ लो, आपको एक जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को कुल पड़े वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए और आपकी जमानत राशि भी जब्त होगी तो समझ लो आपको टोटल जो वोट पड़े उसका 1/6 भी प्राप्त नहीं हुआ। अब दोस्तों इसमें बहुत टेक्निकल बात आती है राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर। मैं आपके सामने राष्ट्रपति, एमपी और एमएलए सबके बारे में बताता हूं। मैंने आपके सामने लिखा जनरल और ओबीसी, यहां मैंने आपके सामने लिखा SC ST। क्या लिखा है यहां? SC ST। और यहां मैंने लिखा दोस्तों नंबर 1 राष्ट्रपति।
अगर आपको राष्ट्रपति, ये मैंने लिख दिया यहां चुनाव, और ये पूरा चार्ट है हमारा जमानत राशि का, ध्यान से सुनना। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको आरबीआई में, नोट आरबीआई में, किसी और बैंक में नहीं, आरबीआई में 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। कितने रुपए? 15,000। और अगर आप SC ST से हैं तो भी आपको 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मुझे निर्वाचन आयोग के पास कितने रुपए जमा करने हैं? 15,000 रुपए। क्या है ये? जमानत राशि। और ये कहां जमा होंगे? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर इस देश में आप MP का चुनाव लड़ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हो, आप जनरल हो या आप OBC हो, तो आपको 25,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा हो सकते हैं, चाहे SBI हो चाहे PNB हो। कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे? 25,000। और अगर आप SC ST से आते हो तो 50% का आरक्षण है, आपको जमा करने पड़ेंगे 12,500। तो 50% का आरक्षण SC ST कैंडिडेट को रहता है जो MP का चुनाव लड़ते हैं। ये किसी भी बैंक में आपने देखा होगा, जब भी MP का चुनाव होगा, आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं जिन्हें उनका तो छोड़ो, उनके घर का भी वोट नहीं डलता। तो दोस्तों, वो अपने कितने रुपए बर्बाद कर देते हैं? 25,000, क्योंकि उन्हें 1/6 वोट नहीं मिलती और उनकी जमानत राशि निर्वाचन आयोग रख लेता है ताकि उन पर किया गया खर्चा वसूला जा सके। नंबर 3, अगर आप MLA का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये MP सांसद का चुनाव है, तो दोस्तों अमाउंट जमा करनी पड़ती है 10,000। अगर आप जनरल और OBC हैं, और आरक्षण कितना है? 50%। तो यहां अगर आप SC ST से हैं तो कितने जमा करने पड़ेंगे? 5,000। तो इससे क्या बात समझ में आई कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई भी जमानत राशि में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था किसमें है? MP और MLA में। लिख सकता हूं, जमानत में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लिख लो। हाँ भाई, समझ में आ गया इतना? चलो भाई, तो आपने पढ़ा राष्ट्रपति की जमानत राशि। जमानत राशि के बाद बात करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। यह है सबसे बड़ी पावर, रिटर्निंग ऑफिसर। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, इसके कार्यालय में जाकर नामांकन कराना होगा। और ये रिटर्निंग ऑफिसर दोस्तों IAS अधिकारी, ज्यादातर केस में जिले का DM होगा, रिटर्निंग ऑफिसर। और इसकी पावर क्या होगी? ये बैठा रहेगा और इसके सामने जो राष्ट्रपति का आवेदन करेगा उसे भी खड़े होकर आवेदन करना होगा। ये उसकी संवैधानिक पावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन में खड़े होंगे, अगले चुनाव में खड़े होंगे, वर्तमान में प्रधानमंत्री है, लेकिन जब नामांकन करने जाएंगे तो जिले का DM बैठा रहेगा और उन्हें खड़े होकर नामांकन करना होगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जाकर याद रखना दोस्तों, एक होता है समर्थक और एक होता है प्रस्तावक। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक प्रस्तावक और एक समर्थक। समर्थक को मैंने S लिख दिया, प्रस्तावक को मैंने T लिख दिया। यह प्रस्तावक कौन होता है दोस्तों? जो हम, जैसे हमें इलेक्शन लड़ना है, हमारे जो फॉर्म है उस पे इसने सिग्नेचर किए और हमारे साथ में जाकर हमारे बराबर में खड़े होकर ये भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हमारा पत्र जमा करेगा। यानी कि एक तरीके से गारंटर समझ लो, एक तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव में खड़ा रहेगा। ये कौन है? प्रस्तावक। एक होता है समर्थक। समर्थक वो होता है जब हम घर से चलेंगे, जो हमारे साथ नारेबाजी, जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ चलेगा, ये होता है समर्थक। तो इस देश के अंदर अगर आपको MP का चुनाव लड़ना है तो आपको एक P और एक S चाहिए, और अगर आपको दोस्तों MLA का चुनाव लड़ना है तो एक P और एक S चाहिए।
और सर ये प्रस्तावक और समर्थक कौन हो सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, मैंने तुझे क्वेश्चन, मैंने कहा कि क्या देश के अंदर तू भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तूने कहा सर मैं लड़ सकता हूं अगर मेरी एज 35 वर्ष पूरी हो गई है, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति की योग्यता में पढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम एज कितनी चाहिए? 35 ईयर। अगर 35 ईयर एज होगी तो हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने तुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम लोग बैठे हैं, तुमसे पूछ रहा मैं कि तुम्हारी एज 35 साल है, क्या तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो? हाँ या ना? लड़ सकते हैं। आपने कहा हाँ हम लड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर सब लोगों को संविधान में पावर दे दी जाए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की, तो हिंदुस्तान में एक से एक नमूना है। ऐसा ऐसे नमूना है जो क्या कहेगा, जमीन चाहे 2 बीघा बेच दूंगा लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तेरा भाई जोगिंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा चाहे जमीन 5 बीघा बिक जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए खुद प्रधानमंत्री भी आएगा, खुद देश के बड़े बड़े एमपी आएंगे और तेरे भाई का वहां फोटो लगा हुआ होगा। बस तेरा भाई इस बार काहे का चुनाव लड़ेगा? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे नमूनों को रोकने के लिए संविधान में व्यवस्था कर दी गई प्रस्तावक और समर्थक की। तो सर ये क्या व्यवस्था है समर्थक और प्रस्तावक की? याद रखना, अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे समर्थक और प्रस्तावक चाहिए, और समर्थक और प्रस्तावक वही व्यक्ति बन सकते हैं जो उस इलेक्शन में वोट डालने की पावर रखते हैं। जैसे अगर मुझे दिल्ली की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है तो मुझे उस लोकसभा सीट के अंतर्गत ही जिस व्यक्ति का वोट हो, उस वोटर लिस्ट में नाम हो, वही मेरा क्या बन सकता है? प्रस्तावक। और वही क्या बन सकता है? समर्थक। अब सर राष्ट्रपति के लिए क्या है? अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके लिए 50P और 50S होना जरूरी है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मेरे 50 प्रस्तावक हो और 50 समर्थक हो। सर कोई घबराने की बात नहीं है, एक स्टेटस लगाऊंगा तेरा भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा, 50 लड़के इधर से आएंगे अपनी आईडी लेकर, 50 लड़के इधर से आएंगे और आवेदन कर दूंगा। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, प्रस्तावक और समर्थक वही बन सकता है जो उस इलेक्शन में वोट डालने की पावर रखता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की पावर कौन रखते हैं? एमपी और एमएलए। क्या एक आम आदमी 50 एमपी प्रस्तावक बना सकता है? 50 एमएलए प्रस्तावक समर्थक बना सकता है? अरे ये तो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसका मतलब एक आम आदमी देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ तो सकता है, मना नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन उसके अंदर क्या लगा दी? 50 और 50 है। तो दोस्तों अगर आप 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक ले आओ, 50 एमपी एमएलए ले आओ, तो आप भी राष्ट्रपति का पर्चा भर सकते हैं। बस आपके पास कितने रुपए हो? 15,000। हाँ भाई पूछो कुछ पूछो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चुनावी विवाद की। सपोज करो किसी बात को लेकर चुनावी विवाद हो जाए। क्या बात हो जाए? चुनावी विवाद। तो अगर चुनावी विवाद है एमपी एमएलए के चुनाव को लेकर, और अगर चुनावी विवाद है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को लेकर, तो याद रखना इसे तो देखिएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा विवाद, जिला न्यायालय में तो जा नहीं सकता। हाई कोर्ट का मामला है। एमपी की सीट पर बवाल हो गया बहुत तगड़ा, कोई दिल जले वहां आए, ईवीएम मशीन लेके भाग गए, दूसरे लोगों ने विवाद कर दिया, बड़ा पंगा हो गया। कौन देखेगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में कुछ भी हो जाए तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट। आगे बात समझ में? दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, आपको प्रॉब्लम देके भी पूछा जा सकता है। जैसे एक एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए गया, लेकिन वहां जाकर उसने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, उसके बाद उसे रियलाइज हुआ, उसने उसे काट दिया या उस कागज के साथ छेड़खानी कर दी, और उसके बाद उसने वोट को डाल दिया, उसका वोट निरस्त हो गया। इस निरस्तता का अधिकार किसके पास है? कौन निरस्त करेगा उसे? सुप्रीम कोर्ट। तो अंतिम फैसला किसका होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, यही रखते हैं। जय हिंद जय भारत। अब